तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रेब्स साइकिल मीन्स, बताइए कौन सा, एनएरोबिक, एरोबिक या फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन, कौन सा प्रोसेस है साइकिल, क्रेब्स साइकिल? एरोबिक है, एनएरोबिक है, फोटोसिंथेसिस है या फिर ट्रांसपिरेशन है? आप 1 2 3 4 करके भी आंसर दे सकते हैं। एरोबिक, ठीक है, इजी था कि क्रेब्स साइकिल आपको एनारोबिक है या एरोबिक। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वहीं ये सब चीजें चलेंगी, है ना। तो एरोबिक, क्योंकि आपने देखा ऑक्सीजन कहाँ पे बैठा हुआ था, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये सारी चीजें माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक नहीं होगा एन एरोबिक वाले प्रोसेस में, नहीं होगा बीना मैडम। होता क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्लाइकोलिसिस ये तो दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप, और जो फर्स्ट स्टेप है ये दोनों में होता है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एरोबिक में ही होगा, ठीक है, एन एरोबिक में नहीं होगा। समझ गए? तो इसलिए राइट आंसर आपका 2 है। क्यों? ये भी आपको बताया था, क्योंकि आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं किसी सेल में, जैसे आपका बैक्टीरिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, कहां से चलेगा भाई? क्रेब्स साइकिल कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो होगा कहां से? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने आपको बताया था जो आपको एन एरोबिक प्रोसेस है, जो विदाउट ऑक्सीजन वाला, उसमें आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल? बताइए कौन सा कनेक्टिंग लिंक है आपको ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए? पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में, कौन सा? 1 2 3 4, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, इतना लेट क्यों हो रहा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ गया? देख, इतनी बार बताऊंगा, ग्लाइकोलिसिस क्या बना रहा है? पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट बना रहा है। अब इसको जाना कहाँ है? सिट्रिक एसिड, जिसको क्रेब्स साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसको जाने के लिए बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या था? पायरुवेट डायरेक्टली जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में? अरे इतनी बार बताया, पायरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ेगा किस में? एसिटाइल कोएंजाइम में, और यही फिर जाके आपको बनाएगा। यस, नंबर 4 इज द राइट आंसर, आरती मैडम, सही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि आपको क्रेब्स साइकिल, ये तो दोनों का नाम तो सेम है ना, आप नाम से कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? लास्ट वाले जो कंबाइंड उसमें भी बताया था आपको, क्रेब्स साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी तरह से तो क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां पे आपको इस तरह से दिमाग लगाना है। आपको तो बताया गया है कि पायरुवेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा साइकिल है, तो ये साइकिल का लोकेशन आपको याद रखना है। लोकेशन से बहुत क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं क्यों, इसलिए आप अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लोकेशन से ही आपको कई क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा लोकेशन क्या है, सिट्रिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही दिमाग में आ रहा है, आपको याद आना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्ट पायरुवेट नहीं घुस सकता है, उसको एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी वो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, इससे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो अपने जीवन में नहीं देखा मैंने। हाँ ठीक है, 1, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट क्या है? तो पायरुविक एसिड है, ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस, भाई ग्लाइकोलिसिस में क्या है, पायरुवेट ही तो है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो बनते हैं। चलिए बहुत इजी था। आगे, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड, बताइए। द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इमिडेंट मेयर पाथवे, और आपका क्रेब्स साइकिल। कौन सा ऐसा कनेक्ट रिस्पायरेशन है जो कि दोनों फेजेस में कॉमन है, एरोबिक फेज और एनएरोबिक फेज दोनों में, बताइए। ये भी बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताया था। इमडेन मेयर हॉफ पार्नस, ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसमें आपको इस तरह से घुमा के पूछ सकता है, ईएमपी पाथवे देख के आप घबराना मत, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस को ही बोलते हैं, कल ही तो मैंने बताया था। कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक और ये भी आपको पता है कि एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में आपको ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसा फेज है जो सारे साइकिल में चलेगा, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, इसके बाद वाला चीज चेंज हो जाएगा। चलिए, द एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन, कहां पे होगा, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में या साइटोक्रोम, कहां पे होगा एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? थर्ड, बताइए। इसमें इतना सोचने का बात क्या था, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे सबसे इजी क्वेश्चन है, करना क्या है, आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, लोकेशन याद है ना। तो ग्लाइकोलिसिस में चिल्ला चिल्ला के 2 दिन से तो यही बता रहा हूँ, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो उसका एंजाइम कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं मिलेगा ना, उसका ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो साइटोप्लाज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, नन ऑफ दीज, बताइए। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब बाकी चीजें भी सोच के आप बता सकते हो क्या आंसर है। फोटोलाइसिस होगा, तीसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन, बताइए। फोटोफॉस्फोराइलेशन मैडम, फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होगा, फोटो का कोई कंसेप्ट है इसमें? कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। फोटोसिंथेसिस का कोई कंसेप्ट है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहा है इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही होगा वहां पे, वही तो फॉस्फोराइलेट हो रहा है वहां पे, ठीक है। साइटोक्रोम जो कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है। तो इज द राइट आंसर, यस कुमारी सुमन, वेरी गुड, ठीक है। क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स इन, कहां पे ऑपरेट हो रहा है क्रेब्स साइकिल? देखिए लोकेशन से ही सारा क्वेश्चन बन रहा है, कहां पे हो रहा है क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स इन, कहां ऑपरेट होगा, बताइए। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया? थर्ड, यस वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। लोकेशन से ही बन रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ना लोकेशन से ही हिंट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे पूछ रहा था कि उसका एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होगा, तो कहाँ होगा, जहां पे वो हो रहा है वहीं होगा, ठीक है। अब अगर आपको पूछ दिया क्रेब्स साइकिल का जो एंजाइम है कहाँ मिलेगा, यही सारा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो अब एंजाइम पूछ दिया, ये तो नहीं पूछा कि क्रेब्स साइकिल ऑपरेट कहाँ हो रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जहां होगा वहीं तो मिलेगा ना। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही राइट आंसर होगा। अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रियल, अगर मैट्रिक्स आपसे पूछ रहा है तो आप आंसर क्या दोगे, मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में ही होता है। ये चीजें आपको बता चुका हूं। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे है मैट्रिक्स, जहां पे आपको क्रेब्स साइकिल चलना है, ठीक है। तो अगर क्रेब्स साइकिल्स का एंजाइम पूछेगा कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ मिल रहा है,
तो आप डायरेक्टली आंसर क्या करोगे, मैट्रिक्स में करोगे। चलो, ऑक्सीडेटिव एंजाइम और क्रेब्स साइकिल आर फाउंड, लो आ ही गया, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल, क्वेश्चन आ ही गया वो, तो बताए तो दिया हूं, ठीक है। कहाँ ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं ऑक्सीडाइज एंजाइम क्रेब्स साइकिल में, अरे मैट्रिक्स अभी बताया हूं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यही तो होगा। इनर मेम्ब्रेन होगा नहीं, आउटर मेम्ब्रेन होगा नहीं, साइटोप्लाज्म होगा नहीं, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रहा है, तो मैट्रिक्स आप इससे पकड़ो ना, क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, तो आपको मैट्रिक्स में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, बताइए, द गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस 36, 38, 2 and 4, इतना ट्रिकी है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दो लोग इसको बता रहे हैं, एक जो है आशा मैडम, वो दो बता रही हैं, मतलब ये तीसरा नंबर वाला। अच्छा, अब आपका चेंज हो गया बिना तीर के। चलिए देखिए, क्या बताया था मैं, ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी खर्च हो रहा था, 4 एटीपी बन रहा था, बन रहा है, तो टोटल नेट एटीपी कितना हो गया, 2 एटीपी, यही तो बताया था। 38 जो मैंने आपको बताया है वो पूरा का पूरा साइकिल में बताया था, मतलब ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स का बताया था ना 38 मिला के, जो एटीसी में आपको NADH और FADH वो इन्वॉल्व हो रहा था और आपको एटीपी बना रहा था, तो उसके लिए 38 है ना। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पूछा जा रहा है आपसे, तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का ही आप आंसर करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है कि पूछ क्या रहा है आपसे, ग्लाइकोलिसिस पूछ रहा है, तो आप सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही दिमाग में रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली इज, लीजिए बन गया कितना, थर्ड, आई हैव सीन 8 एटीपी इन सम बुक, कहाँ देख लिया आपने, ये वाला बोल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस देखिए क्या हो रहा है, 2 एटीपी यहां पे फॉर्म हुआ, प्लस मैंने ये भी बताया था आपको NADH बन रहा था, तो NADH आपको बनेगा तो 1 का 3 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 बन रहा था तो 6 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला हूं, 4 आपका एटीपी बन रहा है, प्लस उसके साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बन रहे थे, तो एक NADH क्या होगा, एक NADH आपको क्या बना रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, मतलब 3 और एटीपी, ठीक है, 3 एटीपी, तो 2 NADH इक्वल टू 6 एटीपी, तो 6 और प्लस ये 2, ये जोड़ के 8 एटीपी आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाने के टाइम में ये भी आपको बताया था, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। मैं आपको ये भी बताया था कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो दोनों में होता है, एरोबिक और एनएरोबिक, दोनों रिस्पायरेशन में आपको ग्लाइकोलिसिस होनी है। तो जो चीजें एरोबिक में होंगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखो अच्छे से समझो इसको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, उसमें आप कितना बोल दोगे, जो आप बोल रहे हैं 8, वो 8 जोड़ लो एटीपी, ठीक है,
और ऑक्सीजन के एब्सेंस में देख लो, जो कि होता है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है, यहां पे जो NADH बन रहा था, कहां पे, एरोबिक रिस्पायरेशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। वो 8 ATP कैसे बन रहा है, जो NADH बन रहा है वो जाएगा डायरेक्ट कहां, डायरेक्ट वो ETC में जाएगा, और वो NADH क्या बनाएगा, जो क्रेब ग्लाइकोलिसिस से क्रेब साइकिल, यहां पे प्रोसेस क्या चलता है, ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स, उसके बाद आपको ETC। ये चलता है किस में, एरोबिक में। एरोबिक में क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस। समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलेगा किस में, आपका एरोबिक वाले में, सॉरी एन एरोबिक में, जहां ऑक्सीजन का एब्सेंस है। तो अगर वहां पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो वहां पे एटीपी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा ना जी। NADH को कैसे कन्वर्ट करवाइएगा, वो तो जाएगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है, जो बैक्टीरिया में चल रहा है ग्लाइकोलिसिस, उसमें भी NADH फॉर्म हो रहा है, लेकिन NADH को एटीपी में कन्वर्ट करवाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत है, क्योंकि उसमें एब्सेंस है। अगर एब्सेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा नहीं, तो वो जो 8 ATP है वो बनेगा नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस, उसने ये नहीं बोला है कि एरोबिक एनएरोबिक, ऐसा पूछता भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज करने का क्वेश्चन है। अगर पूरा का पूरा पूछ ही देगा तो आप दिमाग क्या लगाओगे, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस डायरेक्ट पूछा है, इसमें आपको बोला नहीं है एरोबिक एनएरोबिक। तो आप सिर्फ अगर एटीपी के बारे में पूछ रहे हैं, आप डायरेक्टली 2 ATP आंसर करोगे, यहाँ पे 6 होगा ही नहीं, और 6 तो ऑप्शन में भी नहीं था, तो आप लगाएंगे क्या, सॉरी 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। चलिए, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सारा। अब ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, जिसका आंसर आप लोगों ने हाँ दे दिया है 38। वेरी गुड। कैसे 38 हुआ ये आप लोग समझ गए, कैसे 38 हुआ ये समझ गए ना, क्यों। हाँ 8 आपका अब आ जाएगा उसमें। अब आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि एटीपी, जो नहीं समझे वो समझ ले, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंपाउंड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है कि कितना इसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो उसमें कितना आपको एटीपी फॉर्म होगा, यही तो पूछा है। तो एटीपी फॉर्म अगर पूरे ग्लूकोज का हम देखें तो कितना हो जाएगा, वो आपका ग्लाइकोलिसिस का 8 और आपका क्रेब्स साइकिल का 30, है ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट 15, तो दूसरा भी 15, तो 30 हो गया, और प्लस 8 38। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन 1 क्रेब्स साइकिल, बताइए। The number of CO2 molecules in 1 Krebs cycle is the right answer. Krebs cycle देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, एक CO2 आपको, जैसे आपको बताया था ना अल्फा कीटोग्लूटरेट, समोसा काटने वाला, ठीक है। तो काटने से पहले और काटने के बाद दोनों में आपको क्या लग रहा, एनर्जी रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो दोनों में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो दोनों में आपको CO2 निकल रहा है, ठीक है। बस यही एक स्टेप है जो काटने से पहले और काटने के बाद, यही दिमाग में याद रखना कि CO2 भी निकलेगा और उसमें आपको एनर्जी भी रिलीज होगा, काटने से पहले भी और काटने के बाद भी। बात खत्म, ऐसे ही याद रखना है। तो 2 CO2 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ NADH plus H plus ion molecules formed in 1 Krebs cycle. This is very interesting. उस दिन में बताया हूं, बताइए एक क्रेब्स साइकिल में NADH का फॉर्मेशन कितना होता है एक साइकिल में, एक साइकिल क्रेब्स साइकिल का चलेगा तो कितना NADH फॉर्म होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं कुमारी सुमन, ये 2।
और 4 बोल रही हैं वीना। चलिए बनाए। देखिए सबसे पहला चीज आपको जो क्रेब्स साइकिल बताया था, तो क्रेब्स साइकिल में आपको क्या था, यहाँ पे एस सक्सिनेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट, यही था। काटने से पहले, काटने के बाद वहां पे एनर्जी रिलीज होगा। तो एक तो यहां हो गया नंबर 1, और काटने के बाद नंबर 2, दो यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो गया। अब एक और स्टेप में आपने पढ़ा था, भूल गए क्या, मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट जाएगा तो यहाँ भी तो NADH का फॉर्मेशन होगा, NAD जाएगा और NADH प्लस निकलेगा। क्या फिर से दिखाऊं क्रेब्स साइकिल? देखो मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट जा रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 होगा। अब जिन्होंने 4 बताया है वो कहाँ कंफ्यूज किए हैं ये भी मुझे मालूम है, बता रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि मैंने 4 बताया है, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। हम्म, यही था ना? नहीं, हाँ, जो 4 हम लोग कह रहे हैं ये तो हो गया 3 नंबर की बात। चौथा जो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं वो चौथा क्रेब्स साइकिल का पार्ट थोड़ी ना है जी। क्रेब्स साइकिल में आपको पूछा गया है कि क्रेब्स साइकिल में आपको कनेक्टिंग लिंक वाले में NADH वहां पे फॉर्म हो रहा था, कनेक्टिंग लिंक, जो पायरुवेट अंदर नहीं आ पा रहा था उसको एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, कॉपी निकाल के देख लीजिए पिछला नोट्स, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट अ क्रेब साइकिल पाथवे, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, ये उसमें कनेक्टिंग लिंक का ये पार्ट था। तो 3 टोटल हो गए क्रैब साइकिल से, एक कनेक्टिंग लिंक से, तो इसीलिए टोटल 4 आप बता रहे हैं, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अगर क्रेब साइकिल दिया है तो उसमें 3 होगा उसका आंसर, ठीक है। तो ये नंबर 2 वाला आंसर सही है, ठीक है। तो जो जो 3 मतलब 3 बता रहे हैं कि 3 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है वो बिल्कुल सही है, उनका पाथवे क्लियर है। इसमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो अभी बता दीजिए, तुरंत उसको सॉल्व हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, ओके है सब? आई थिंक क्लियर है। ये क्रेब साइकिल का ये है और वो कनेक्टिंग लिंक का है, तो इसका 3 और उसका 1 जोड़ के आपने 4 बोला होगा, लेकिन आपको बताना किसका है, सिर्फ क्रेब साइकिल का, तो क्रेब साइकिल में 3 ही होता है, तो नंबर 2 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोजन डोनर ऑफ क्रेब साइकिल, बताइए, बहुत इजी है, सीक्वेंस ही पूछ दिया है। क्रेब साइकिल में हाइड्रोजन डोनर सीक्वेंस बताइए, इससे इजी कुछ होगा क्या? चलिए इसको सोच समझ के बनाइएगा, दिस इज योर होमवर्क, समझिए टाइम लग रहा है। कल याद से लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा, करेक्ट सीक्वेंस। चलिए ये बनाइए, ये बहुत इजी है। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन वन क्रेब साइकिल, एक क्रेब साइकिल में ATP जनरेट कितना होता है, ये तो बहुत इजी है, तुरंत बन जाएगा, बताइए कौन सा। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन वन क्रेब साइकिल। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है।
वाह। नंबर 2, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है, कहाँ से 2 हो जाएगा, कहाँ से 2 हो जाएगा, क्या लिखा है ये, यही ना बोल रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन वन क्रेब्स साइकिल, मैंने आपको बताया था दोनों एक ही बार में आ जाता है क्या पायरुवेट, अरे पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल है, तो बहुत आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको पढ़ना है क्वेश्चन में कि आपको 1 लिखा है या 2, अरे एक बार एक ही पायरुवेट ना घुसेगा तो एक ही बार साइकिल चलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि दोनों पायरुवेट एक साथ घुस जा रहा है, ऐसा मैंने कहीं बताया आपको, नहीं बताया। तो 2 बार उसको साइकिल चलना पड़ेगा तब वो होगा 15 15 30, तब ना होगा जी। तो 2 यहाँ लिखा है, 2 तो नहीं लिखा है, तो कैसे हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। बहुत आसान था, देखिए ध्यान से, अब मैंने जो चीजें डिस्कस कर रहा हूं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि जो एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। अगर क्रेब्स साइकिल पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल का सोचेंगे, ठीक है, मतलब वो एसिटाइल कोएंजाइम बन के आ चुका है, समझ में आ रहा है, वहां से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, और एक ही बार चल रहा है, मतलब एक पायरुवेट 2 पायरुवेट जो बन रहा है ग्लाइकोलिसिस में, वो एक ही पायरुवेट ना पहले आएगा, ये वाला एक पायरुवेट आया एसिटाइल कोएंजाइम में बना, वहां कहां बताया हूं कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, ऐसा तो नहीं बताया है। तो एक बार एक पायरुवेट बनेगा, फिर एक पायरुवेट दोबारा आएगा, तो 2 साइकिल चलाना पड़ेगा, 2 क्रेब्स साइकिल, तो 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा तब होगा 30। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जनरेटेड वाया क्रेब्स साइकिल, आपको अगर 1 और 2 नहीं लिखा है, सिर्फ क्रेब्स साइकिल लिखा है, तो वहां पे आप 30 बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे रिस्पायरेशन में पूछता है ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा तो कितना एटीपी बना, तो भाई कितना एटीपी बनेगा, तो 38 जो आप जोड़ के बोलते हैं, 30 इसका और 8 ग्लाइकोलिसिस का, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने में 38 एटीपी फॉर्म होंगे, ये क्लियर है। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाता है कि सॉरी, इससे बाद आपको पूछा जाएगा कि कितना एटीपी फॉर्म होगा क्रेब्स साइकिल में, तो कितना एटीपी फॉर्म होगा क्रेब्स साइकिल में, तो 30 एटीपी, समझ में आ रहा है, क्रेब्स साइकिल से 30 एटीपी फॉर्म होगा। लेकिन अगर 1 आपको एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन में 1 क्रेब्स साइकिल, तो एक बार अगर क्रेब्स साइकिल चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ 15 होगा, 2 बार चलेगा तब 30 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ाया, आरक्यू रिस्पायरेटरी क्विसेंट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, सॉरी O2 कंज्यूम, बराबर होगा या फिर डिवाइड होगा, क्या होगा बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। राइट आंसर अभी तो बताया हूं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि रिस्पायरेटरी क्विसेंट किसका, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का या फिर प्रोटीन का पूछ देगा या फिर फैट का पूछ देगा, यही तीनों तो पूछेगा, ठीक है, यही तीनों पूछेगा, हाँ, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल में पूछता है, एक एग्जाम्पल में पूछता है, एक और क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है, आपको क्या पूछता है, ट्रिपैलमेटिन, है ना, ट्रिपैलमेटिन एक एग्जाम्पल है, जो कि 11 12 में भी बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, 11 12 वाले एग्जाम में। ट्रिपैलमेटिन ये क्या है, ये एक तरह का फैट है, ठीक है, ट्रिपैलमेटिन, तो ये फैट है तो इसका कितना हो जाएगा आपको, तो 0.7, तो ट्रिपैलमेटिन का कितना हो जाएगा 0.7। अभी तक यही सब पूछा है, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का आप याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट इट इज 1, इसका हो जाएगा 0.9 और इस पर 0.7, यही है, कोई जीरो आगे नहीं लगेगा ना पीछे लगेगा, बस पॉइंट के बाद इसका 9 है, इसका 7 है, याद रखना है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि